Dear students, in last lecture we had covered the introduction part of this chapter, in which we have studied what are the vector quantities, what are the scalar quantities, and the types of vectors. We have studied 6 types of vectors and one type is still left. एक टाइप बचा हुआ है, दैट इज ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर. उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर एडिशन पे हम आगे बढ़ेंगे. तो देखिए, व्हाट इज ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर. ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी हम कहते किसे हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक स्पेस है. स्पेस मीन्स 3 डायमेंशनल, उसको हम स्पेस बोलते हैं, जहाँ एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. नाउ देयर इज ए वेक्टर लाइंग इन दिस प्लेन. इस प्लेन में ये वेक्टर लाई कर रहा है एंड आई नेम इट एज वेक्टर ए. नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, आई कैन मूव दिस वेक्टर इन एनी प्लेन विद इन द स्पेस. इस स्पेस में मैं इस वेक्टर को किसी भी प्लेन में मूव कर सकता हूं. मैं यहां मूव कर सकता हूं, आई कैन मूव दिस वेक्टर हेयर और आई कैन मूव दिस वेक्टर हेयर. बट वाइल मूविंग दिस वेक्टर, इस वेक्टर को मूव करते वक्त वी हैव टू कीप वन थिंग इन आवर माइंड, दैट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर शुड रिमेन अनचेंज्ड. ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अनचेंज्ड रहना चाहिए, और इसके अलावा इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं. आप कहेंगे डायरेक्शन कैसे अनचेंज है, मतलब इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, देखिए डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ये था वही डायरेक्शन ये है. मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड इसका था उतना मैग्नीट्यूड उसका है. मैग्नीट्यूड मीन्स साइज ऑफ द वेक्टर. Okay, so this is the translational property. I can move this vector here or I can move this vector here, but the direction of magnitude will remain unchanged. उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. ठीक है, तो फटाफट हम डेफिनेशन लिखते हैं. हम देखिए, according to this property, a vector can be moved in any plane without changing its direction and magnitude. You will study this property at lot of the places, so just keep it in mind. Now we are heading towards our next topic, which is a big topic in itself, that is vector addition. Now what is vector addition? Vector addition is simply adding of two vectors. दो vectors को add करने का simple process ही vector addition कहलाता है. अब उसको एक example से समझने की जरूरत है कि vector addition important क्यों है. देखिए, एक example से समझते हैं. For example, ये एक river है, ठीक है. इस river में जो water का flow है वो इस direction में है, और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, कोई भी है, राम, श्याम, महेश, रमेश, कोई भी है, एंड ही इज थिंकिंग टू क्रॉस दिस रिवर फ्रॉम दिस बैंक टू दिस बैंक, और ये स्ट्रेट जाना चाहता है. ही वांट टू क्रॉस द रिवर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, सो ही जंप्स इनटू द रिवर एंड स्टार्ट स्विमिंग. स्विमिंग स्टार्ट करता है एंड ही इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, and he is trying to go in this direction, but river is, जो पानी है वो पानी इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा है. water is applying force on this man in this direction. ये जो फोर्स है वो किसकी है, water की, and this is the force of man. now जो फोर्स ज्यादा होगी वही भी जीतेगी. मतलब कि ये रिवर, ये वाटर इस पर्सन को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ले तो जाएगा, बट इस पर्सन ने भी हार नहीं मानी है. ही जाएगा नहीं, ये भी अपनी ताकत लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है. तो ये पानी इसको अपने साथ तो नहीं ले जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये
अपनी ताकत इस डायरेक्शन में लगा रहा है और वाटर अपनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों की ही फोर्सेस कंबाइन हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक पर्सन ने हार नहीं मानी है, उस बंदे ने हार नहीं मानी है। तो क्या होगा कि ये अपनी फोर्स लगाता जाएगा, पानी इसको इधर धकेलता जाएगा और ये यहां ना सही यहां ना सही बल्कि कहीं यहां पे जाके ये पहुंच जाएगा, थोड़ा दूर जाके पहुंचेगा, बट क्योंकि इसने हार नहीं मानी थी इसलिए ये यहां तक पहुंच ही गया। अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये परिणाम है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किस चीज का है, ये रिजल्टेंट है इस वाटर की फोर्स का और इस मैन की फोर्स का। मैन फोर्स आगे लगा रहा था, वहां से थपेड़े पड़ रहे थे पानी के, पानी आगे लेके जा रहा था, लेकिन स्टिल ही वॉज अप्लाइंग फोर्स और ये यहां से यहां पहुंच गया। तो ये जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ये वेक्टर की हेल्प से। एक प्लेन अगर उड़ रहा है तो जो हवा का झोंका होता है वो कैसे उस पर फोर्स लगाए, तो उसको कितनी फोर्स बिल्ड करनी है, विंग्स को किधर घुमाना है, ये सब वेक्टोरियली ही ऐड होता है। एक बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है तो वो देखता है कि हवा का डायरेक्शन किधर है, हवा का डायरेक्शन किधर है, दैट इज एबी डिविलियर्स। हवा का डायरेक्शन किधर है, इधर है, खटाक थोड़ी सी फोर्स लगाई और हवा ने उसको ज्यादा बना दिया और बॉल उड़ती हुई चली गई। दिस इज द कमाल ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन हम समझते हैं, समझ में आ गया क्यों जरूरी है। अब देखते हैं इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। देखिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक है आपके पास बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, ये एंगल है थीटा। इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यू आर हैविंग टू लॉज टू ऐड द वेक्टर्स, एंड फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड सेकेंड इज ट्राइंगल लॉ। बोथ ऑफ द लॉज ऑपरेट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बिल्कुल लगाने का तरीका भी सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, बस याद रखना दोनों का डायग्राम अलग अलग है। कंप्लीट डेरिवेशन सेम है, दोनों का डायग्राम अलग अलग है, उसकी वजह से लगाने का तरीका सेम नहीं है, लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए अब फिलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से। तो पैरेललोग्राम की हेल्प से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं उन दो वेक्टर की हेल्प से आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस ए वेक्टर को मैंने यहां बना दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर को अगर मैंने यहां बनाया तो ये ए वेक्टर यहां कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, और बी वेक्टर को मैंने यहां बना दिया तो बी वेक्टर कुछ ऐसे बन गया। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इन दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हमने बना लिए, इन दो वेक्टर्स के बीच में जो है वो रिजल्टेंट बनेगा। पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर एडिशन में आप याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर्स के टेल से स्टार्ट होता है और दोनों वेक्टर के हेड तक जाता है। तो टेल कहाँ है दोनों के, यहाँ, और हेड कहाँ है, यहाँ। तो रिजल्टेंट स्टार्ट कहाँ होगा, मतलब उसकी टेल कहाँ होगी, दोनों वेक्टर के बीच में, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। दिस इज रिजल्टेंट आर, दिस आर इज व्हाट, रिजल्टेंट, मतलब परिणाम है ये, दोनों के बीच का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो ये जो एंगल है रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल हमने कह दिया क्या, फाई। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी और ये सी। Now you are having a triangle ABC and you have to calculate resultant. First of all, we will calculate the magnitude of resultant. After that, we will calculate the direction of that resultant. Now, from this diagram, can we consider resultant as hypotenuse, and by taking this as hypotenuse, can we apply Pythagoras theorem? क्या Pythagoras लग सकती है? नहीं लग सकती, because it is not a right angle triangle.
अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस तो नहीं लग सकती। अरे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो बनाओ ना भाई, बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे बनाएंगे? हम इस वाले वेक्टर को हम यहां से एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने यहां से यहां एक्सटेंड किया। कहां तक एक्सटेंड किया? हमने वहां तक एक्सटेंड किया कि इस वाली आर्म से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर हेडर पे, एरो के हेड पे जाके मिलना चाहिए। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और ये आपका 90 डिग्री आ गया। इसको नाम दे दिया आपने डी। अब ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए हो गया ना, ये बी है तो ये भी बी हो गया। चलिए, और ये एंगल थीटा है ए और बी का, ये एंगल थीटा है तो थीटा एंगल ये भी हो गया, ये भी तो थीटा हो गया। चलिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा के हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। बट वी आर नॉट हैविंग द वैल्यूज ऑफ बी डी एंड सी डी। We can calculate these values with the help of trigonometric functions. Trigonometric functions की हेल्प से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। आपको हाइपोटेन्यूस पता है और आपको एंगल पता है कि एंगल थीटा है, तो बेस निकाल लेंगे। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन देता है? इट इज cos थीटा। सो cos थीटा will be equal to base upon hypotenuse। बेस क्या हो गया? that is BD, और hypotenuse क्या हो गया? that is CB। नाउ आपको निकालना क्या है? BD निकालना है, तो BD is equal to CB की वैल्यू क्या हो गई? that is B cos theta। this is the value of BD। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? CD की। CD is perpendicular। Now you are going to calculate perpendicular, but you are having hypotenuse. So which of the trigonometric function gives you the relation between perpendicular and hypotenuse? That is sin theta. So sin theta will be equal to CD upon CB, and CD will be equal to CB. What is the value of CB? That is B vector sin theta। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डी। अब आपके पास बी डी भी है, सी डी भी है। अब रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सो दिस रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड, ऐसे ही मॉड में बंद कर देंगे हम उसको। तो देखिए, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है तो RHS में रूट आ जाएगा। सो दिस इज रूट ओवर AD स्क्वायर। AD स्क्वायर मीन्स बेस प्लस CD स्क्वायर। चलिए, अब AD की वैल्यू पुट कर देते हैं। AD इज इक्वल टू AB प्लस BD, तो AB प्लस BD whole square plus square of CD। Now in next term we will put the values of these terms। Now AB is equal to A plus BD is equal to B cos theta। यहां हम वेक्टर नहीं लगा रहे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड CD is having value what? B sin theta। So it will be B square sin square theta। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको हम ओपन करेंगे। सो इट इज A प्लस बी होल स्क्वायर। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, देन here it is B square cos square theta and here it is B square sin square theta। Now if you take common B square from here, then the equation will look like this: A square plus B square, and we will having cos square theta plus sin square theta in common, and 2AB cos theta will be left out।
Now this cos square theta plus sin square theta will be identity, so it is 1. So the resultant vector will be, the magnitude of the resultant will be having value a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the value. Okay, so far we have calculated the magnitude. Now we will calculate the direction. अब हम डायरेक्शन निकालेंगे. तो डायरेक्शन हम किसका निकालेंगे? रिजल्टेंट का निकालेंगे. किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं या बी के रेस्पेक्ट में भी निकालेंगे. वो 90 माइनस 5 वो सॉरी थीटा माइनस 5 हो जाएगा वो. ठीक है, तो हम पहले ए के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट निकाल लेंगे. तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आएगी. और जो हम डायरेक्शन निकालेंगे, दैट डायरेक्शन विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ tan थीटा. tan थीटा का ही बेसिस पे हमें उसका डायरेक्शन मिल पाएगा. सो tan थीटा फॉर डायरेक्शन, tan थीटा विल बी इक्वल टू, सॉरी tan थीटा नहीं, tan phi will be equal to perpendicular upon base. So perpendicular is CD and base is AD, and CD is having value what? B sin theta, and AD is having value A plus B cos theta. This is the value of tan phi, and if you are going to calculate phi, so it is having value tan inverse B sin theta plus A plus B cos theta. याद रखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B. A और B के बीच का जो वेक्टर जो एंगल है वो क्या है? थीटा है. तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्शन की. इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट. देखिए क्वेश्चन, 2 forces of 8 Newton and 6 Newton are applied on adjacent edges of a rectangular table. Find net force. नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एक ही बात है. तो एक आपके पास रेक्टेंगुलर टेबल है, उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन से 6 न्यूटन की लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है 8 न्यूटन की. ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है. तो अगर मैं इसको हटा दूं, बॉडी को हटा दूं, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें से बॉडी फ्री हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस रह जाती हैं. तो ट्रांसलेशनल की हेल्प से मैं इसको आगे लेके गया, तो इसको आगे ले गया तो ये 8 न्यूटन और इसको ऊपर लेके गया तो ये 6 न्यूटन. दोनों से हमने पैरेललोग्राम बनाया, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा आ गया. तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री. दोनों के एंगल बीच का एंगल हो गया फाई हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, फाई हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन निकालना है. तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपसे नेट फोर्स कैलकुलेट करवाइए और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करना होता है. अगर ये बोला होता कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट कीजिए तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते. तो देखिए अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. एंड ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 8, तो स्क्वायर 64 प्लस 36, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज cos थीटा विच इज 90 डिग्री. तो ये cos 90 क्या हो गया? 0. तो आपके पास क्या आ गया? 100 विच इज 10 न्यूटन. अब डायरेक्शन निकालते हैं. तो tan phi विल बी इक्वल टू b sin थीटा. तो b की वैल्यू क्या है? 6 sin थीटा. sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री प्लस a प्लस b
कॉस बी क्या हो गया 6 कॉस 90, कॉस 90 0, ये खत्म हो गया और ए की वैल्यू कितनी है 8 है, ऊपर क्या बचा कॉस 91 साइन 91 होता है तो 6/8 विच इज 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75। ये तो आ गया आपका क्या tan फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू आई है अभी आपके पास, एंगल नहीं आया। एंगल कैसे निकालेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan की वैल्यू देख लेंगे कि 0.75 कितने एंगल पे मिल रही है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम वैल्यूज निकालते हैं, इस पे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है।